गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो बच्चा बेटा जिस समय वीडियो देख रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। उम्मीद है बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं बेटा मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बिना बेटा टाइम वेस्ट करे अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। हम ये जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सीए फाउंडेशन के लिए फाइनल अकाउंट की रिकॉर्डिंग है, जिसके अंदर बेटा हमने पहली 20 एडजस्टमेंट इससे पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं हम। आज बेटा हमारी ये लास्ट कॉन्सेप्ट की वीडियो है, जिसके अंदर 21 से लेके 26 तक की रिमेनिंग जो बची हुई हमारी एडजस्टमेंट है बेटा, वो हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, कवर। तो बड़े ही बेटा अपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है। करते हैं बेटा स्टार्ट। सबसे पहली एडजस्टमेंट है बेटा हमारी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सी एडजस्टमेंट करें बेटा हम? सबसे पहले डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडजस्टमेंट नंबर 21, डेफर्ड। इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है बहुत इजी। क्या कहती है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? सबसे पहले तो बेटा इसके नाम पे जाएं। इसका नाम क्या है? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर तो बेटा कौन सा है? रिवेन्यू। लेकिन इसको कहा जा रहा है कि आप क्या कर दो? डेफर कर दो। कौन कह रहा है इसको डेफर कर लो? मैनेजमेंट कह रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है कि इसको क्या कर दो? डेफर। डेफर करने का मतलब होता है ट्रांसफर कर दो। डेफर करने का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर कर दो। और मैनेजमेंट बताएगा कि कितने ईयर्स के लिए इसको क्या करना है? ट्रांसफर। एग्जांपल बेटा, हमने एडवर्टाइजमेंट पे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया खर्च कर दिया। मैनेजमेंट कहते हैं कि भैया ये जो हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी, जिसके ऊपर हमने 1 लाख रुपया लगा दिया, अब हमें अगले आने वाले 5 ईयर्स तक, अगले आने वाले 5 ईयर्स तक दोबारा से एडवर्टाइजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एडवर्टाइजमेंट का जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैनेजमेंट इसको कह रहा है कि इसको 5 साल तक डेफर कर दो, इसको 5 साल के अंदर क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। इट मीन्स अब ये जो एक्सपेंडिचर है ये कितने साल का माना जाएगा बेटा? 5 साल का एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, अगर मैंने 1 लाख रुपए खर्च करे हैं और मैनेजमेंट कह रहे हैं इसको 5 ईयर्स तक डेफर करना है, तो हर साल का एक्सपेंडिचर कितना होगा बेटा? 20,000 रुपीज। तो इसका करेंगे क्या अकाउंट्स के अंदर, वो जरा ध्यान से देखें बेटा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ईयर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में लिख रहा हूँ बेटा डेबिट। इधर मैं लिख रहा हूँ बेटा बैलेंस शीट, और साथ में क्या लिख रहा हूँ? एसेट साइड। ईयर नंबर 1 में 20,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएंगे बेटा? डेबिट। तो रिमेनिंग कितने बच गए जी? 80,000। 80,000 रुपीज बैलेंस शीट की कहाँ चले जाएंगे? एसेट साइड में। सेकेंड ईयर फिर बेटा 20,000 रुपीज हम पीएनएल में डाल देंगे। इस 80 में से बेटा हमने सेकेंड ईयर में 20 पीएनएल में डाल दी, तो बैलेंस शीट में कितना फिगर बच गया? सिर्फ और सिर्फ 60। थर्ड ईयर बेटा फिर हमने बेटा 60 में से 20,000 पीएनएल में डाल दी, तो रिमेनिंग कितना फिगर बच गया? 40। फोर्थ ईयर में हमने फिर बेटा क्या करा? 20,000 रुपीज इस 40 में से पीएनएल में डाल दिए, तो बाकी कितना फिगर बच गया? 20। और मेरे फिफ्थ ईयर के अंदर इस 20 में से बेटा मैंने पीएनएल में कितने पैसे डाल दिए? 20। और बैलेंस शीट में कितना फिगर बच गया? नील। तो ये चीज आपको बड़े ही ध्यान से समझनी है। ये कहना क्या चाह रहा है? एक्चुअल में तो बेटा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें बिजनेस के अंदर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। हमने 1 लाख रुपीज की एडवर्टाइजमेंट करी, लेकिन मैनेजमेंट हमें कह रहा है कि इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमें नियर फ्यूचर में 5 ईयर्स तक क्या मिलेगा? बेनिफिट। तो इस एक्सपेंडिचर को 5 ईयर्स के अंदर डेफर कर दो, ट्रांसफर कर दो। इट मीन्स ये जो 1 लाख रुपया है ये एक नहीं 5 साल का खर्चा माना जाएगा। तब मैं इस टोटल एक्सपेंडिचर को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करूंगा, तो ये जो फिगर आया 20,000, ये 20,000 रुपीज हर साल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होते जाएंगे? डेबिट। फर्स्ट ईयर 80 जाएगा बैलेंस शीट में, सेकंड ईयर फिर 60 बैलेंस शीट के असेट साइड में, फिर 40, फिर 20 और फिर नील। इन 5 के 5 ईयर्स की मैंने ट्रीटमेंट आपको बता दी, लेकिन एग्जाम में 5 के 5 ईयर्स की ट्रीटमेंट आपसे नहीं पूछी जाएगी। एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना होगा। आपको सिंपल सा क्वेश्चन में कहेगा कि हमने एडवर्टाइजमेंट के 1 लाख रुपए खर्च करें और मैनेजमेंट कह रहा है कि इसको 5 साल तक डेफर करो, और हम हर साल 20 और 20,000 पेमेंट में डाल देंगे। तो फिलहाल अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं और आपको कहे कि 1 लाख रुपए 5 साल, तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना पैसा डाल देंगे? 20,000। बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितना पैसा डाल दोगे? 80,000। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है बेटा आपको एडजस्टमेंट नंबर 21 डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर मूव करते हैं बेटा, दैट इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, एडजस्टमेंट नंबर 22। कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है बेटा जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में, आज नहीं बेटा कब, फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसके जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ऐसे देखते हैं बेटा, सी, ए बी सी। सी कौन सी डिजिट है बेटा? ए बी सी डी के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पे आता है सी। तो इसके बेसिकली 3 ही एग्जांपल आपको मिलेंगे। एक बिल का मिलेगा, एक केस का मिलेगा, एक गारंटी का मिलेगा। इन तीनों को समझाता हूं बेटा। बिल, आपके पास कोई बीआर आया
जिसकी अभी तक ड्यू डेट नहीं आई। आपने ड्यू डेट से पहले बेटा इस बिल को क्या करा लिया, डिस्काउंट। अब ऐसा हो सकता है ना बेटा कि ड्यू डेट को ये बिल क्या हो जाए, डिसऑनर, और आपको पेमेंट करनी पड़े। तो ऐसा हो भी सकता है कि आपको पेमेंट करनी पड़े, और ऐसा नहीं भी हो सकता कि आपको पेमेंट करनी पड़े। तो वो बिल्स रिसीवेबल, वो बीआर जो आपने ड्यू डेट से पहले डिस्काउंट करा लिया और उसकी ड्यू डेट अभी तक आई नहीं, आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ये मेरी क्या कहलाएगी, कंटिजेंट लायबिलिटी। पहला पॉइंट हो गया बेटा बिल का। दूसरा पॉइंट है बेटा केस का, श्यू का। अगर हमारे अगेंस्ट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट किसी ने केस कर रखा है, तो दो बातें, या तो केस हम जीतेंगे बेटा या हम केस हार जाएंगे। हम चाहे केस जीते चाहे हम हारें, हमें गेन किसी भी कीमत पे नहीं होगा। मतलब अगर हम केस जीत जाते हैं तो हमें लॉस नहीं होगा, और अगर हम केस हार जाते हैं तो हमें क्या हो जाएगा बेटा, लॉस। इट मीन्स हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो फ्यूचर में लॉस होगा या फ्यूचर में लॉस नहीं होगा, गेन की तो बात ही नहीं है। अगर हमारे ऊपर किसी ने क्या कर रखा है, कोर्ट के अंदर केस, तो इसको बोला जाएगा श्यू। थर्ड पॉइंट है बेटा गारंटी। जैसे एक बिजनेस है जिसके हम अकाउंट्स बना रहे हैं, एक और व्यक्ति बेटा राम, एक और पर्सन है बैंक। राम ने बैंक से लोन लिया और हमारे बिजनेस ने इस लोन की क्या दे दी, गारंटी। तो ये बैंक सबसे पहले अपने लोन की पेमेंट किससे मांगेगा, राम से। और अगर राम टाइम पे पेमेंट ना कर पाए तो बैंक क्या हमारे बिजनेस से लोन की पेमेंट मांग पाएगा, यस। रीजन क्या है कि हमारे बिजनेस ने बैंक को राम को दिया गया जो लोन है उसकी क्या दे रखी है बेटा, गारंटी। तो तीन केस बनते हैं बेटा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के। एक वो बिल जिनकी ड्यू डेट नहीं आई और आप उसको डिस्काउंट करा चुके, और डिस्काउंट कराने के बाद आपके पास कैश भी आ चुका है और आपकी बैलेंस शीट की डेट आ चुकी है, लेकिन उस बिल की अभी तक ड्यू डेट नहीं आई, तो इट में भी पॉसिबल कि ड्यू डेट को वो बिल क्या हो जाए बेटा, डिसऑनर, और आपको कैश पेमेंट करनी पड़े। दूसरा बेटा हमारे अगेंस्ट किसी ने कोर्ट में क्या कर रखा है, केस। अगर हमारे अगेंस्ट किसी ने कोर्ट में केस कर रखा है तो दो ही बातें बेटा, या तो हम केस जीतेंगे या हारेंगे। हम केस जीतेंगे तो हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी नहीं पड़ेगी, फायदे की तो बात ही नहीं हो रही, फ्यूचर में लॉस नहीं होगा। और अगर हम केस हार गए तो फ्यूचर में लॉस होगा, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। और तीसरा बेटा हमने और किसी के ब्याह पर क्या दे रखी है, गारंटी। अगर मेन पार्टी अपने लोन की पेमेंट नहीं करेगी तो क्योंकि हमने गारंटी दे रखी है हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये तीनों चीजें मेरी क्या होगी बेटा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। मजे की बात, कंटीजेंट लायबिलिटी का अकाउंट्स में कुछ भी नहीं करते। जहां हम बुक्स बनाते हैं उसके एंड में, जहां बैलेंस शीट बनाते हैं उसके एंड में फुट नोट में इसको बैलेंस शीट के बाद दिखा दिया जाएगा, फुट नोट में। इसकी और कहीं पर भी कोई भी ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट के अंदर नहीं करनी। ये हमारी होगी बेटा एडजस्टमेंट नंबर 22। एडजस्टमेंट नंबर है बेटा 23, ये मेन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बाद में कराऊंगा। नेक्स्ट है बेटा एडजस्टमेंट नंबर 24। एडजस्टमेंट नंबर 24 देखें बेटा किसकी है, ट्रांसफर टू रिजर्व। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है बेटा, 24, और इसका नाम क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व। यहाँ पे मैंने वर्ड क्या लिखा है, रिजर्व। रिजर्व मीन्स एनी रिजर्व, चाहे वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया या और किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर किया, जो भी उसका नाम वो रखना चाहिए। अगर हम रिजर्व में कोई चीज़ ट्रांसफर करते हैं तो पहली बात, ये मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की आइटम है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बेटा बांटना। हमने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व के अंदर रख लिया, तो जो पैसा बेटा हम रिजर्व के अंदर रखेंगे वो कहां पर जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। ऐसा करने से जो आपका नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस। जो नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा वो नेट प्रॉफिट आपको कैपिटल में क्या करना है, प्लस। और ये जो आपने पैसा रिजर्व में डाला है, ये रिजर्व दोबारा से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको दिखाना है। एक चीज दोबारा से समझे बेटा, एग्जाम्पल, आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपया, और क्वेश्चन में कहता है कि जर्नल रिजर्व में प्रॉफिट का, जर्नल रिजर्व में प्रॉफिट का 20% पैसा डालना है। तो 1 लाख रुपीज के नेट प्रॉफिट का 20% कितना होगा बेटा, 20,000 रुपीज। आप ये 20,000 रुपीज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, ये बन गया जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम सबसे पहले उतारेंगे नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया था, 1 लाख रुपीज। इसमें से हमने जर्नल रिजर्व में कितना पैसा डाल दिया, 20,000 रुपीज जर्नल रिजर्व में पैसा डाल दिया। रिमेनिंग कितना पैसा बच गया, 80,000 रुपीज। इस 80,000 रुपीज का क्या करेंगे, इस 80,000 रुपीज को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस कर देंगे। ठीक है सर। और जो हमने 20,000 रुपीज का जनरल रिजर्व बना लिया, इस 20,000 रुपीज के जनरल रिजर्व का क्या करेंगे,
बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व हेड में शो कर देगा। मैंने एग्जांपल लिया जनरल रिजर्व, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये वाली पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। इट मे बी पॉसिबल कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की आइटम आपसे ना पूछी जाए, लेकिन फिर भी मैंने आपको करा दी कि हाँ हो, इट मे बी पॉसिबल एप्रोप्रिएशन की आइटम भी आपसे पूछ ली जाए। एडजस्टमेंट नंबर 24। एडजस्टमेंट नंबर 25 क्या कहती है? डिसऑनर ऑफ बी आर। एडजस्टमेंट नंबर है बेटा आपकी 25। बी आर था, डिसऑनर हो गया। अगर मैं इसको डिटेल में समझाना चाहूं तो 2 मिनट और लगेंगे बेटा, आपको बड़े ध्यान से समझना है। अगर मैं आपसे बात करूं सेल की, तो सेल होती है बेटा दो तरह की। अच्छा जी, बताओ कौन कौन सी? सबको मालूम है, फर्स्ट इज कैश सेल एंड सेकंड इज क्रेडिट सेल। अगर मैंने माल बेचा और सामने वाले से उसी समय पैसा ले लिया तो उसको क्या बोला जाएगा? कैश सेल। और मैंने अभी तक उससे पैसे नहीं लिए, मैंने उधार माल बेच दिया तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा? क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल फिर दो तरह की होती है। अच्छा जी, क्रेडिट सेल भी दो तरह की होती है? हाँ बेटा हाँ। ये दो पर्सन है, एक का नाम है राम, एक का नाम है मोहन। राम मेरे पास आया, कह रहा है सर 20,000 रुपीज की गुड्स मुझे बेच दो, मैंने खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है ले जाओ। मैंने कहा पैसे? कह रहे पैसे फिलहाल नहीं है मेरे पास, मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। मैंने कहा जा, मुझे तेरे ऊपर फेथ है, मैं तुम्हारे से किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करवाता, और आपकी जबान पे विश्वास करके मैं आपको क्या दे रहा हूं? उधार। तो ये राम हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। फिर से देखें बेटा, मैं इस एग्जांपल को फिर बताता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा, हमने टोटल सेल करी है 50,000 रुपीज की, उसमें से 20,000 रुपीज की कैश सेल है, मतलब मैंने 20,000 रुपीज उसी समय ले लिए, तो उधार सेल कितनी बची बेटा? 30,000। इस 30,000 में से 20,000 की सेल मैंने किसे करी है? राम को। राम मुझे कब पैसे देगा? आफ्टर 2 मंथ। लेकिन मुझे राम पे क्या है? फेथ। मैं इस राम से किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कराता, तो राम मेरा क्या बन जाएगा? डेटर। और 2 महीने बाद ये मुझे क्या दे देगा? पैसे। क्या ये डेटर आपको समझ में आ गया? दूसरा वर्ड है बेटा मोहन। मोहन आया मेरे पास, कह रहे हैं सर 10,000 रुपीज की गुड्स उधार बेच दो। मैंने कहा बेच देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा देख, मैंने को तेरे पर फेथ है, लेकिन फेथ कम है, आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करने पड़ेंगे, और वो लीगल डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा मेरे लिए? क्या कहलाएगा बेटा? वो बिल्स रिसीवेबल। अच्छा ठीक, मैंने दोनों सिचुएशन में उधार सेल करी है। राम पर मुझे विश्वास ज्यादा था, मैंने उससे किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करवाए, तो राम मेरा क्या बन गया? डेटर। मोहन पर मुझे विश्वास था, लेकिन विश्वास कम था, मैंने उससे लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करा लिए, वो लीगल डॉक्यूमेंट मेरे लिए क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल। अब हमारे कॉन्सेप्ट का नाम देखें क्या करें। हमारे कॉन्सेप्ट का नाम देखें क्या करें? डिसऑनर ऑफ बी आर। अगर ये बी आर डिसऑनर हो जाए, अगर ये बी आर क्या हो जाए बेटा? डिसऑनर, तो मोहन मेरा सिंपल क्या बन जाएगा? डेटर। हाँ सर सही बात है। अगर मोहन को मैं उधार माल बेचता हूं, तो मेरे को क्या एंट्री करनी चाहिए थी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर इस मोहन ने मुझे बीआर दे दी, तो मैंने क्या एंट्री कर दी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन। इट मीन्स मोहन को मैंने डेटर की लिस्ट में से हटा दिया, और इसको मैंने बीआर की लिस्ट में प्लस कर दिया। अब अगर ये बी आर डिसऑनर हो जाए, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी बेटा मोहन डेबिट टू बी आर। इट मीन्स मोहन दोबारा से मेरा क्या बन गया? डेटर। और जो मेरा बी आर था वो डिसऑनर हो गया, मैंने बी आर क्या कर दिया? रिड्यूस। ठीक है सर। अगर इसका सिंपल सा मतलब निकल रहा है कि अगर आपका बिल डिसऑनर हो जाए, तो आपने दो काम करने हैं। बताओ सर कौन से दो काम करने हैं? एक तो आपने बी आर कम करने हैं, ठीक है सर, बी आर कम कर दिए। और एक आपने डेटर को इंक्रीज करना है, ठीक है सर, डेटर को भी इंक्रीज कर दिया। बीआर भी सर हम कम कर देंगे, डेटर भी हम इंक्रीज कर देंगे, लेकिन एक बात बताओ, इस डेटर्स के साथ तो बड़े सारे प्रोविजंस होते हैं। प्रोविजन बोलो, और यू कैन से दैट एडजस्टमेंट बोलो। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स, फर्दर बैड डेट्स, फलाना ढिमकाना, जो आपने पहले कराए थे। हाँ बेटा हाँ, ये वाले डेटर्स प्लस करने के बाद जो फिगर आएगा, उसके ऊपर वो सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो डिस्काउंट के हैं, चाहे वो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स के हैं।
ठीक है सर, ये वही वाला उसी तरह हो गया ना कि हमने सेल करी थी गुड्स जो है ना, हमने डिस्पैच भी कर दी थी, रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो हमने वो चीज़ सेल में प्लस की थी, डेटर में प्लस की थी, वो वाले डेटर प्लस करने के बाद मैंने उसका प्रोविजन बनाया था। हाँ, ये बिल्कुल वैसी है, डेटर्स में प्लस करने के बाद आपको क्या बनाना है, इसका प्रोविजन। तो ये थी बेटा हमारी एडजस्टमेंट नंबर 26, एडजस्ट सॉरी 25। अभी हम करें बेटा एडजस्टमेंट नंबर 26। 26 और भी आसान है। देखिए बेटा एडजस्टमेंट नंबर 26 क्या कहती है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन के बाद वर्ड के लिखा बेटा क्रेडिटर्स। अब की बार डिस्काउंट कौन दे रहा है, क्रेडिटर। अच्छा जी सर, क्रेडिटर तो हमारी लायबिलिटी होती है। मैंने कहा हाँ, और अगर क्रेडिटर डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर क्रेडिटर डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब तो ये तो इनकम होगी, और इनकम होगी उधर से मेरी लायबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस। तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो आप इसको क्रेडिटर्स में से क्या कर दोगे, माइनस। इस डिस्काउंट को क्या करोगे, इनकम है, इनकम का क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दोगे बेटा, क्रेडिट। अब इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए जो बच्चे मेरे से पहले भी पढ़ते हैं उनको मैं एक चीज समझाता हूं ध्यान से। राम की सीआईडी से बच के रहना चाहिए। दोबारा बताएं बेटा, मैंने क्या बोला, राम की सीआईडी से बच के रहना चाहिए। कैसे सर, आर से होता है बेटा रेंट, सी से होता है बेटा कमीशन, आई से होता है बेटा इंटरेस्ट, और डी से होता है डिस्काउंट। कुछ बच्चे डी से डिविडेंड बोल जाते हैं, डिविडेंड नहीं बेटा, क्या, डिस्काउंट। डिविडेंड की चर्चा और किसी चैप्टर में होती है, कैश फ्लो में होती है। अभी जब हम सोल ट्रेड के फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसमें डिविडेंड की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि हम कंपनी के अकाउंट्स बना ही नहीं रहे, डिविडेंड कंपनी बांटती है। सोल ट्रेडर बेचारा छोटा सा व्यापारी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चला रहा है, वो कहाँ से डिविडेंड देगा, क्योंकि वो कंपनी की फॉर्म में काम ही नहीं कर रहा, तो डिविडेंड कहाँ से देगा। तो इस डी का मतलब क्या है, डिस्काउंट। राम की सी आई डी से बच के रहना चाहिए। क्यों बच के रहना चाहिए समझे, आर से बेटा रेंट, सी से कमीशन, आई से इंटरेस्ट और डी से डिस्काउंट। ये चार आइटम ऐसी हैं बेटा, ये चार आइटम ऐसी हैं जो हमारा एक्सपेंडिचर भी हो सकती हैं और वो हमारी इनकम भी हो सकती हैं। अगर आपको ऐसा मिले बेटा रेंट पेड, तो ये आपका एक्सपेंडिचर है। आपको मिले रेंट रिसीव्ड, तो ये हमारी इनकम है। आपको मिले बेटा कमीशन पेड, तो आपका एक्सपेंडिचर है। आपको मिले कमीशन रिसीव्ड, तो आपकी इनकम है। आपको ऐसा मिले बेटा क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड, तो आपका एक्सपेंडिचर है। आपको क्वेश्चन मिले इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो आपकी इनकम है। अगर आपको मिले डिस्काउंट पेड थोड़ी होगा बेटा, डिस्काउंट अलाउ होगा। इसका मतलब मैंने दूसरों को डिस्काउंट दिया है तो मेरा खर्चा है, और डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब दूसरों ने मुझे डिस्काउंट दिया तो मेरी क्या हो जाएगी, इनकम। ये सारे एक्सपेंडिचर है बेटा, पी एंड एल अकाउंट में कहाँ जाएंगे, डेबिट। और ये सारी इनकम है बेटा कहाँ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट। तो आज मैंने आपको क्या नई चीज़ सिखाई बेटा, जो हमारे फाइनल अकाउंट में बड़ी डिस्टर्ब करते हैं कई बार बच्चों को, क्या, राम की सी आई डी से बच के रहना चाहिए। किससे, राम की सी आई डी से बच के रहना चाहिए। आर से बेटा रेंट, सी से कमीशन, आई से इंटरेस्ट और डी से डिस्काउंट। ये मेरे एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं और ये बेटा मेरी इनकम भी हो सकते हैं। तो आज के बाद अब बेटा आप हमेशा याद रखेंगे। तो हमारी कॉन्सेप्ट का नाम था क्या, क्रेडिटर्स ने हमें क्या दे दिया, डिस्काउंट। ठीक है जी, क्रेडिटर्स ने हमें क्या दे दिया, डिस्काउंट। ठीक है जी, हमें क्रेडिटर ने डिस्काउंट दे दिया तो हमने इसको क्रेडिटर्स में से क्या कर दिया, माइनस। क्रेडिटर में से माइनस करने के बाद हमने क्या करा, इसको इनकम के रूप में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट। दिस इज योर एडजस्टमेंट नंबर 26। एक लास्ट और मेन एडजस्टमेंट बच गई, मैनेजर्स कमीशन, एडजस्टमेंट नंबर 23। मैनेजर के कमीशन की एडजस्टमेंट करनी करते हैं बेटा स्टार्ट। मैनेजर का कमीशन, इस एडजस्टमेंट के दो पार्ट कर लेते हैं बेटा, ए और बी। एक में आपको ऐसा मिलेगा, मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। फिर क्या लिखेगा, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। और दूसरे में आपको क्या मिलेगा, मैनेजर्स कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैनेजर का कमीशन कितना है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। इस बिफोर की जगह वर्ड क्या लिखा मिलेगा बेटा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसका मतलब एक ही वर्ड में फर्क है। हाँ बिल्कुल बेटा, एक ही वर्ड में फर्क है। यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ बेटा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग में क्या करना है, आफ्टर चार्जिंग में क्या करना है, उसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है।
ये क्या कहना चाह रहा है उसका मतलब 1 मिनट में इलेबोरेट करता हूं बेटा। हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर एग्जांपल बना लिया और यहां पर बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 1,10,000। 1,10,000। अब ध्यान से देखिए बेटा, मैंने इसको प्रॉफिट बोला ही नहीं है, मैंने क्या बोला है, बैलेंसिंग फिगर। मान लीजिए बेटा हमारा बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 1,10,000। तो दो तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि अभी मेरे को एक मैनेजर है, उस मैनेजर को क्या देना है, कमीशन। कितना कमीशन देना है जी, 10%। सर 10% कमीशन तो दे देंगे, किस चीज का 10% दे, नेट प्रॉफिट का। क्या ये नेट प्रॉफिट है, अभी देखते हैं क्या है ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। मेरा पहला क्वेश्चन बेटा, क्या मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, आंसर है यस। दोबारा से पूछ रहा हूं बेटा, क्या मैनेजर का कमीशन इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, पीएनएल में डेबिट होना चाहिए, यस। क्या मैं इसको डेबिट कर चुका, जी नहीं। इसको डेबिट किए बिना, बिफोर मैनेजर के कमीशन को डेबिट किए बिना जो भी आपके पास प्रॉफिट है, जो भी आपके पास बैलेंसिंग फिगर है, उसका कितना बेटा, 10%। तो हम सीधा बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देंगे 10% ऑफ 1,10,000 एंड दिस कम्स टू बेटा 11,000। इस 11,000 का करना क्या है, ये 11,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएंगे, डेबिट। उधर से बैलेंस शीट में कहाँ चले जाएंगे, लाइबिलिटी साइड में चले जाएंगे, क्योंकि अभी तक पे नहीं करे हैं, मुझे ये पे करने हैं। ये अभी तक पे नहीं करे, मुझे पे करने हैं। मुझे उम्मीद है बेटा बड़ी सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। सर अगर इस 1,10,000 में से 11,000 रुपीज मैनेजर का कमीशन बन रहा है, तो बाकी कितना बच गया, 99,000। इस 99,000 का क्या करना है, ये आपका नेट प्रॉफिट है जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस कर दिया जाएगा। फिर से समझे बेटा, मैनेजर के कमीशन के कितने पॉइंट मिलेंगे, दो। मैनेजर के कमीशन के कितने पॉइंट मिलेंगे बेटा, दो। पहला क्या, मैनेजर कमीशन इज 10%। 10% तो मैंने फिगर लिया है, कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 12, 13, 15 ऑफ नेट प्रॉफिट के बाद जो वर्ड लिखा होगा वो क्या लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खर्चा होना चाहिए, आंसर ही यस। कह रहे हैं मैनेजर के कमीशन को खर्चा मानने से पहले जो नेट प्रॉफिट है उसका 10%। तो मैनेजर का खर्च कमीशन एक्सपेंडिचर मानने से पहले मेरे पास बैलेंस शीट क्या बचा हुआ है, 1,10,000। सीधा इसका कह रहे हैं जी 10%, 11,000 रुपीज। क्या ये 11,000 रुपीज मैंने पे कर दिए, जी नहीं। क्या मुझे फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे, यस। तो इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखा दोगे, लायबिलिटी साइड में, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इस 11,000 को क्या कर दोगे, डेबिट। तो यहाँ बैलेंस शीट फिगर कितना बचेगा, 99। ये 99 का क्या करेंगे बेटा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस। अगली बारी आती है कि सर अगर इसी क्वेश्चन में कह दे कि मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैंने कहा कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट आएगा, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और यहां पर बचा है 1,10,000। यहाँ पे क्या फिगर बचा हुआ है, 1,10,000। अब कहता क्या है, इस 1,10,000 में से दो पार्ट होने हैं। कौन कौन से दो पार्ट होने हैं, एक तो मैनेजर का कमीशन और एक मैनेजर का कमीशन इसमें से माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट। हाँ, ये जो 1,10,000 रुपया था, ये मैनेजर के कमीशन को एक्सपेंडिचर मानने से पहले वाला प्रॉफिट था, 1,10,000। मैंने सीधा बेटा इस पे 10%, 11,000 रुपीज जो है ना कैलकुलेट कर लिया। 11,000 रुपीज मुझे फ्यूचर में पे करना है, फ्यूचर में पे करना तो बेटा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और 11,000 रुपीज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, बाकी बच गया 99। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, मैनेजर के कमीशन को एक्सपेंडिचर मानने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट का 10% मैनेजर का कमीशन होना चाहिए। फिर देखें बेटा, मैनेजर के कमीशन को एक्सपेंडिचर मानने के बाद जो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट का 10% क्या होना चाहिए, मैनेजर का कमीशन। अगर बेटा मैं इस प्रॉफिट को 100 मान लूं तो ये मैनेजर का कमीशन 10 हो जाएगा, क्योंकि इस प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के प्रॉफिट का ये कितना होना चाहिए, 10%। तो 100% मैंने प्रॉफिट मान लिया, 10% मैनेजर का कमीशन हो गया, 100 प्लस 10 ये कितना हो गया बेटा, 110%। इट मीन्स ये जो 1,10,000 रुपया है, ये 110% है।
अगर मैं इसको 110 से डिवाइड कर दूं और 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैनेजर का कमीशन आ जाएगा। और अगर बेटा मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम पहले मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। ये 0 0 कट जाएगी, ये घुमा फिरा के आ जाएगा बेटा 10,000। 1,10,000 में से 10,000 तो मैनेजर का कमीशन है और 1 लाख रुपया ये वो प्रॉफिट है जो मैनेजर के कमीशन को खर्चा मानने के बाद बचा है। क्या इसका 10% 10,000 होता है? आंसर इज यस। फिर अब क्या करेंगे? अरे बेटा वही करेंगे, इस 10,000 का क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। क्या हमने ये पे कर दिया? जी नहीं। क्या फ्यूचर में पे करना पड़ेगा? जी हाँ। तो इस 10,000 को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। और 1,10,000 में से 10,000 रिड्यूस करने के बाद जो बैलेंस शीट फिगर बचा है 1 लाख रुपीज, ये आपका नेट प्रॉफिट है। ये आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में क्या हो जाएगा? प्लस। कुछ बच्चे इसको फॉर्मूले के रूप में करते हैं। वो ऐसे करते हैं, ये जी हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है 1,10,000। फिर इन बच्चों को ऐसे बताया जाता है मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर। फिर बच्चे रट्टा मारते हैं 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय 100। अगर बिफोर दे रखा है तो रेट बटा 100, आफ्टर दे रखा है तो रेट बटा 100 प्लस रेट। फिर बच्चे रटते हैं, बिफोर है तो 5/100, आफ्टर है तो 5/105, और यू कैसे देट 10/110, 8/108, जो भी आप करना चाहें। आपने रटना बिल्कुल भी नहीं बेटा, आपने बिल्कुल सी क्लिस्टर क्लियर बात है, समझनी है। इस 1,10,000 के, इस 1,10,000 के दो पार्ट करने हैं। 1,10,000 के दो पार्ट करने हैं। एक वो पार्ट जो मैनेजर को मिलेगा कमीशन के रूप में, एक वो मिलेगा जो बच जाएगा वो प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को क्या बोला जाएगा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस प्रॉफिट को क्या बोला जाएगा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये क्या चीज है? मैनेजर का कमीशन। इस 1,10,000 को क्या बोला जाएगा? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर क्वेश्चन है बेटा बिफोर का, तो मैंने इस 1,10,000 का सीधा 10% कर दिया 11,000। बाकी कितना बच गया बेटा? 99,000। ये 99,000 बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस हो जाएगा। 11,000 रुपीज पेनल में डेबिट हो जाएगा। पे नहीं करा, फ्यूचर में पे करना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। ठीक है जी। अगर अगर बेटा ये आफ्टर वाला क्वेश्चन दे रखा है तो मैनेजर के कमीशन को एक्सपेंडिचर मानने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% मैनेजर का कमीशन होना चाहिए। मुझे दोनों चीजें नहीं पता, तो मैंने एज्यूम करा कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मेरा प्रॉफिट है 100, तो मैनेजर का कमीशन कितना हो गया? 10, तो टोटल कितना हो गया? 110। तो ये जो 1,10,000 है ये 110% हो गया। तो सिंपल सा 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 110 करेंगे तो मैनेजर का कमीशन आ जाएगा। और अगर बेटा मैं 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये दोनों फिगर आपके आ जाएंगे 10,000 एंड 1 लाख। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 1 लाख का 10% 10,000 मिलेगा। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है, 99,000 का 10% 11,000 नहीं होता और होगा भी नहीं, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये आपको मैनेजर का कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी समझ में आ गया होगा। ये बेटा ऑन एन एवरेज सीए फाउंडेशन के फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में 26 के अराउंड एडजस्टमेंट बेटा मैंने आपको करा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी एडजस्टमेंट समझ में आ गई होंगी। फटाफट से बेटा क्विक रिवाइज करते हैं आज का काम। अब मैं सीरीज के अकॉर्डिंग चलूंगा। सबसे पहले क्या करा बेटा हमने? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या ये एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है? आंसर इज नो। सर ये एक्सपेंडिचर तो रिवेन्यू ही है। एक्सपेंडिचर तो क्या है? रिवेन्यू ही है। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि इसको डेफर कर दो। कितने साल तक डेफर कर दो? मैनेजमेंट बताएगा 5 साल तक, 4 साल तक, 3 साल तक। तो जितने साल तक डेफर करेंगे उतने साल का एक्सपेंडिचर मान लेंगे। हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? हमने 1 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। मैनेजमेंट कह रहा है कि 5 साल तक डेफर कर दो, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 20,000 हर साल 20 पेनल में चला जाएगा। पहले साल 80, दूसरे साल 60, तीसरे साल 40, चौथे साल 20 और पांचवें साल 0 रुपए बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। नेक्स्ट है बेटा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट, कंटीजेंट वर्ड किससे शुरू हो रहा है बेटा? सी से। सी अल्फाबेट कौन सा है? थर्ड, ए बी सी। तो इसके एग्जाम्पल कितने मैं बताता हूँ नॉर्मली? 3। पहला क्या था? बिल। दूसरा क्या था? श्योर। तीसरा क्या था? गारंटी। अगर ड्यू डेट से पहले मैंने बिल डिस्काउंट करा लिया और बिल डिस्काउंट कराने के बाद मेरे पास पैसे आ गए और बैलेंस शीट बना रहा हूं लेकिन उस बिल की एक्चुअल ड्यू डेट नहीं आई, इट मे बी पॉसिबल कि ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो जाए और मुझे पैसा देना पड़े।
तो ये मेरी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। दूसरा है बेटा शिव, हमारे अगेंस्ट, हमारे ऊपर किसी ने केस कर रखा है, तो दो बातें बेटा, केस जीतेंगे तो मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बेटा हम केस हार गए तो मुझे पैसा देने की जरूरत है। तो दो ही बातें सामने आ रही बेटा, या तो पैसा देना पड़ेगा या पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो मेरी क्या होगी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तीसरा क्या था बेटा गारंटी, एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, उसकी गारंटी हमने एज ए बिजनेसमैन दे रखी है, तो अगर उस पर्सन ने टाइम पे अपने लोन की पेमेंट नहीं करी तो एज ए गारंटर हमें उस पेमेंट को करना पड़ेगा, तो इसको भी कहा माना जाएगा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का फाइनल अकाउंट में कुछ भी नहीं करना, ना ट्रेडिंग में, ना पीएनएल में, ना बैलेंस शीट में। तो करना क्या है, बैलेंस शीट के पैरों में, पैरों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, फुट नोट के रूप में इसको दिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट था बेटा मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन के कितने पॉइंट है बेटा, दो। एक क्या था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दूसरा क्या था बेटा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग में बच्चा रट्टा लगाता है R/100, आफ्टर चार्जिंग बच्चा रट्टा लगाता है R/100+R। मैंने इसकी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की बेटा। एक बैलेंस शीट फिगर मेरे पास बचा हुआ है 1,10,000 का, इसके दो हिस्से करने, एक मैनेजर का कमीशन हिस्सा माना जाएगा, दूसरा जो प्रॉफिट बच गया, जो प्रॉफिट बच गया उसको इंग्लिश में बोला जाएगा मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसके दो केस हैं, पहला कहता है कि बिफोर का 10% करो, बिफोर का 10% करो, तो बड़ा सिंपल है बेटा, 1,10,000 का सीधा 10% कर दिया। आफ्टर कहता है तो बेटा 1,10,000 के दो हिस्से करने पड़ेंगे, एक नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एक मैनेजर का कमीशन, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले प्रॉफिट का 10% मैनेजर का कमीशन हो गया। तो आफ्टर वाले को मैंने 100 माना, मैनेजर के कमीशन को मैंने 10 माना, तो टोटल हो गया 110। तो जो प्रॉफिट मेरे को दे रखा होगा वो कितना मान लिया जाएगा, 110%, इसीलिए वो 110% से डिवाइड हो जाएगा। सॉरी बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैनेजर का कमीशन आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ जाएगा। सर इस मैनेजर के कमीशन का करना क्या है, एक तो बेटा पीएनएल में डेबिट करना है, दूसरी बात ये पे नहीं करा तो इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, और जो मैनेजर का कमीशन घटाने के बाद प्रॉफिट बचेगा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में क्या कर दिया जाएगा बेटा, प्लस। 24 एडजस्टमेंट है बेटा ट्रांसफर टू रिजर्व। हालांकि बेटा ये आपके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की आइटम है, फिर भी मैंने करा दी। अगर क्वेश्चन में कहता है 10,000 20,000 नेट प्रॉफिट का 20% आपने रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, किसी के अंदर भी ट्रांसफर करना है, आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए, पीएनएल में डेबिट कर दीजिए, और यू कैन से दैट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर दीजिए, बचा हुआ प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और ये रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा दिया जाएगा। 25th एडजस्टमेंट है बेटा डिसऑनर ऑफ बीआर। इसको मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, सेल दो तरह की होती है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल फिर दो तरह की होती है, एक जिस पर मुझे फेथ होता है, मैं उससे लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करवाता, वो बंदा मेरा क्या बन जाता है, डेटर। और अगर मुझे उस पर फेथ है लेकिन फेथ कम है, तो मैं उसको कहता हूँ भैया देखो आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करने पड़ेंगे, कब पैसा दोगे, कितना पैसा दोगे, तो उस लीगल डॉक्यूमेंट को मेरे लिए क्या बोला जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। अगर ड्यू डेट पे बेटा ये बी आर डिसऑनर हो जाए तो वो प्राणी मेरा दोबारा से क्या बन जाएगा, डेटर। तो अगर आपका बी आर डिसऑनर हो जाए तो आपको दो काम करने हैं, एक बी आर रिड्यूस करने और दूसरा बेटा डेटर आपको क्या करना है, इंक्रीज। और ये डेटर इंक्रीज करने के बाद जो फिगर आएगा उसका प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा, अगर कोई प्रोविजन बना रखा है तो डेटर्स का। लास्ट है बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। फिर इसको समझाने के लिए बेटा मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, चार चीजें बताई थी, क्या, राम की सीआईडी से बच के रहना चाहिए। तो ये आर से क्या था बेटा, रेंट, सी से क्या था बेटा, कमीशन, आई से क्या था, इंटरेस्ट, और डी से क्या था बेटा, डिस्काउंट। ये चार चीजें ऐसी हैं बेटा, ये चार चीजें राम की सीआईडी से बच के रहना चाहिए। आर से बेटा रेंट, सी से बेटा कमीशन, आई से बेटा इंटरेस्ट, और डी से बेटा डिस्काउंट। ये चार चीजें ऐसी हैं, चारों आपके एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, इनकम भी हो सकते हैं, आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, रिसीव्ड है कि गिवन है, या अलाउड है कि रिसीव है, उसके हिसाब से बेटा हम इसको करेंगे। अगर क्वेश्चन में देता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स होते हैं बेटा लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी मेरे को डिस्काउंट दे रही है तो मेरी इनकम है, इनकम पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट जाएगी, और ये जो क्रेडिटर्स मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं ये डिस्काउंट पीएनएल में क्रेडिट करने के बाद क्रेडिटर्स के फिगर में से माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा दिया जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट।